आप सबका स्वागत है। आज हम फिज़िक्स का पार्ट 3 करेंगे और फिज़िक्स का इससे पहले 2 पार्ट हो चुका है, वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वो भी आप वीडियो आप देख सकते हैं। और आज हम रिफ्लेक्शन ख़त्म कर देंगे और उसके बाद रिफ्लेक्शन शुरू होगा। तो रिफ्लेक्शन में आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे हम बाल्टी में जो देखते हैं पानी, तो पानी भरा रहता है बाल्टी में, लेकिन वो उसका जो तल है, जो उसका रियल हाइट है, वो पता नहीं चलता है। वो जैसे लगता है कि उसका हाइट जो अपैरेंट हाइट है वही उसका रियल हाइट है, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। तो अपैरेंट हाइट क्या होता है, उसका रियल एक्चुअल हाइट क्या होता है, वो उसके विषय में देखेंगे। फिर ये भी देखेंगे कि अगर मछली जल में है और ऊपर चिड़िया कोई उड़ रही है, तो मछली और चिड़िया के बीच में कितनी दूरी होगा, उसके अपैरेंट हाइट क्या होगा, उसकी एक्चुअल हाइट क्या होगा। अगर मछली चिड़िया को देख रही है तो मछली को कितना दूरी प्रतीत होगा, और अगर चिड़िया उसको देख रही है, मछली को देख रही है, तो फिर उसका एक्चुअल हाइट क्या होता है और उसका अपैरेंट हाइट क्या होता है, वो हम देख लेंगे। तो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो आज हम जैसे देखेंगे सबसे पहले प्लेन मिरर के विषय में कि इसका यूज़ क्या होता है प्लेन मिरर का। तो प्लेन मिरर का जो यूज़ है वो तो एक सोलर कुकर में बनाने में यूज हो जाता है, उसका एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाने में उसका यूज हो जाता है। फिर बाथरूम में जो हम लोग मिरर लगाए रहते हैं अपना फेस वगैरह देखने के लिए, तो उसके रूप में भी उसका यूज होता है प्लेन मिरर का। एक होता है फिर कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप क्या होता है, तो तीन तरह से तीन मिरर ले लेंगे, तीन मिरर ले लिए, एक तीन मिरर लेकर के फिर इसको क्या करेंगे, एक मिरर को यहाँ रख देंगे और दो मिरर को ऐसे टिका देंगे, तो फिर क्या होगा, तो ये कैलिडोस्कोप हम लोगों का तैयार हो जाएगा। इससे जो हम कोई रंगीन वस्तु को देखते हैं, इसको फिर टेप मार देंगे इसके ऊपर से, तो टेप मारने के बाद जब एक रंगीन वस्तु को देखते हैं तो उसमें बहुत सारा वो रिफ्लेक्ट होकर के बहुत सारा दिखाता है। तो उसी को हम ये कहते हैं कैलिडोस्कोप ही कहते हैं। तो कैलिडोस्कोप एक तरह से टॉय है, खिलौना है। बच्चे उससे में देखते रहते हैं और उसमें देखते हैं कि कितना इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे वो अगर एक ही आदमी को देखे तो उसको बहुत सारे मतलब इमेज फॉर्मेशन होगा और बहुत सारे लोग दिखेंगे, एक ही का बहुत सारा इमेज फॉर्मेशन उसको दिखाई देगा। तो वो हो जाता है कैलिडोस्कोप। और पेरिस्कोप क्या होता है, तो पेरिस्कोप जैसे हम यहाँ का वस्तु देखना चाहते हैं, यहाँ पे क्या रखा हुआ है और हम यहाँ पे खड़े हैं, और यहाँ का वस्तु देखना है, तो उसको हम पेरिस्कोप कहते हैं। तो पेरिस्कोप को देखने के लिए जैसे हम एक फ़ोटो है वो हम दिखा दे रहे हैं आपको। ये रहा, यहाँ जो वस्तु है वो हमारा यहाँ पे इमेज रखा हुआ है 45 डिग्री के एंगल पे। तो यहाँ जो वस्तु है उसका इमेज यहाँ पे फॉर्मेशन होगा इस मिरर में, और उसके बाद इस मिरर का जो इमेज है वो इस मिरर पे रिफ्लेक्ट होकर इस मिरर में इमेज फॉर्मेशन होगा, और यहाँ से जो इमेज इस मिरर में रिफ्लेक्ट होकर के आँख पे पड़ती है, तो हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पे कौन सा वस्तु रखा हुआ है, वह यहाँ से देख पाते हैं। तो इस वस्तु को यहाँ से देखा जा सकता है, तो इसको ही हम पेरिस्कोप कहते हैं। अब फिर हम अपना ये देखेंगे, जैसे प्लेन मिरर को अगर हम रोटेट करते हैं, जैसे ये प्लेन मिरर हो गया हम लोगों का, तो प्लेन मिरर को अगर हम किसी एंगल पे रोटेट करते हैं, तो ये प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर को हम अगर इस एंगल पे थोड़ा सा थीटा एंगल पे रोटेट कर दिए, तो सब कुछ रोटेट हो जाएगा। ये थीटा एंगल पे रोटेट हो गया है, तो ये जो है इंसिडेंट रे यहाँ पे कहीं आ जाएगा, फिर नॉर्मल रे यहाँ आ जाएगा, और फिर रिफ्लेक्टेड रे यहाँ आ जाएगा। तो ये आर आर डैश हम लिख देंगे, जैसे फिर ये आई आर डैश हो गया और ये बीच में एन डैश हो जाता है। तो ये तो थीटा थीटा से रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे जो है अपना पोजीशन कितना रोटेट करता है, तो वो 2 थीटा हो जाता है। तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा रोटेट करती है अपना पोजीशन, मतलब अपना इमेज जो है फॉर्मेशन होता है उसका, वो 2 थीटा रिफ्लेक्ट करेगी। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर प्लेन मिरर को हम रोटेट किए 30 डिग्री पे, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट करेगा, तो 30 इंटू 2 कर देंगे, तो 60 डिग्री रोटेट होगा रिफ्लेक्टेड रे। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। फिर अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो जैसे रिफ्लेक्शन में हम देखते थे कि इंसिडेंट रे यहाँ से आया और जिस स्पीड से आता था रिफ्लेक्शन रे या इंसिडेंट रे, तो उसी स्पीड से फिर रिफ्लेक्ट हो जाता था। जिस स्पीड से इंसिडेंट रे आया उसी स्पीड से रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट हो जाता था। तो लेकिन इसमें क्या होता है, तो जो स्पीड रहता है इंसिडेंट रे का, वो रिफ्लेक्टेड रे का स्पीड थोड़ा घट जाता है या बढ़ जाता है, मतलब उसका जो है स्पीड चेंज हो जाता है। अब जैसे इसमें रिफ्लेक्टेड रे में क्या था, हमें ओपेक सरफेस का ज़रूरत था, लेकिन इसमें ओपेक सरफेस का ज़रूरत ना होकर के ट्रांसपेरेंट मीडियम को लेना पड़ेगा, जिससे कि वो दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र हो सके इंसिडेंट रे। अब जैसे देखेंगे चेंज, इसका रिफ्लेक्शन हम कहते किसको है, तो स्पीड लाइट के स्पीड में चेंज हो जाता है अगर वो दूसरे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तब, तो उसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हमारा नॉर्मल हो गया, और ये जो दूसरे मीडियम में ये म्यू1 एक मीडियम हो गया, ये म्यू2 दूसरा मीडियम हो गया। तो इस मीडियम में अगर ये रिफ्रैक्ट किया तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो इसका स्पीड है जो घट जाता है या फिर बढ़ जाता है, तो उसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब हम देखेंगे जैसे लाइट का स्पीड डिक्रीज़ कैसे होता है और इंक्रीज़ कैसे होता है, किस मीडियम में डिक्रीज़ होगा और किस मीडियम में इंक्रीज़ होगा, तो वो डिपेंड करता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है या फिर ऑप्टिकली रेयर मीडियम है उस पर। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम को हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाशिक सघन माध्यम। ऑप्टिकली रेयर मीडियम को क्या कहते हैं, तो प्रकाशिक विरल माध्यम। उसके बाद जैसे लाइट का स्पीड डिक्रीज़ होता है किस में, तो डेंसर मीडियम में अगर है तो लाइट का स्पीड डिक्रीज़ होता है, और
रेयर मीडियम है तो लाइट का स्पीड इंक्रीज होगा। तो ये कंपेयर करने से पता चलता है। जैसे सबसे ज़्यादा स्पीड जो है वो वैक्यूम में होता है, और वैक्यूम मतलब निर्वात जिसको कहते हैं, तो जैसे अंतरिक्ष हो गया तो वो वैक्यूम कहलाता है। तो वैसे जैसे वैक्यूम में क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्पीड होता है लाइट का, और फिर एयर में उससे कम होता है, वैक्यूम से कम एयर में होता है, एयर से कम लिक्विड में स्पीड ऑफ लाइट होता है, फिर लिक्विड से कम सॉलिड में स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो लाइट सबसे कम जो लाइट का स्पीड है वो सॉलिड में है। तो अगर इस दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो ये हो जाएगा रेयर मीडियम, और ये हो जाएगा डेंसर मीडियम, एयर हो जाएगा डेंसर मीडियम। अगर एयर और लिक्विड में कंपैरिजन किया जाए तो ये एयर हो जाएगा रेयर मीडियम और लिक्विड हो जाएगा डेंसर मीडियम। इसी तरह से अगर लिक्विड और सॉलिड में कंपैरिजन किया जाए तो ये लिक्विड हो जाएगा रेयर मीडियम और सॉलिड हो जाएगा डेंसर मीडियम। क्योंकि अब डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड घट जाता है, तो सॉलिड में ऑब्वियसली सबसे कम स्पीड है, तो ये डेंसर मीडियम ही होगा लिक्विड और सॉलिड के कंपेरिजन में। अब जैसे हम एयर और वाटर का कंपेरिजन किए तो एयर और वाटर में, एयर हम यहाँ पे देख लिए, वाटर क्या है, लिक्विड है, तो लिक्विड है तो फिर ये लिक्विड ही डेंसर मीडियम होगा, तो वाटर इसलिए डेंसर मीडियम हो गया और एयर जो है वो रेयर मीडियम हो गया। फिर वाटर और ग्लास का अगर कंपैरिजन किया जाए तो वाटर क्या हो गया, लिक्विड हो गया, और ग्लास सॉलिड हो गया, तो ये इसमें डेंसर मीडियम सॉलिड कहलाएगा। तो सॉलिड कौन सा है, ग्लास हमारा, फिर डेंसर मीडियम हो जाता है, और फिर वाटर रेयर मीडियम हो जाता है। इस तरह से अब हम आगे फिर देखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट होता क्या है। स्पीड ऑफ लाइट जो एक्चुअल वैल्यू है इसका वो 299792458 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन इसका जो फॉर्मेशन अभी मॉडर्न का वैल्यू जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका मतलब अप्रॉक्स निकाल करके ये किया गया है। जैसे इसका अगर पॉइंट ले लेंगे 8 डिजिट के बाद, तो ये पॉइंट जो यहाँ पे लिए तो इसको 10 × 8 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। लेकिन फिर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इसको हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसलिए लिखे क्योंकि 2.99 जो है वो अप्रॉक्स 3 के बराबर हो जाता है, इसलिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यहाँ पे लिखा गया है। अब जो ये है इसको हम किलोमीटर में क्या लिखेंगे, तो किलोमीटर में जैसे 10⁸ है तो वो 5 हो जाएगा, 10⁵ मीटर किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड मतलब 10⁵ क्या हुआ, लाख हो गया। तो 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में ये ट्रैवल कर सकता है। लाइट जो है एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड जो है नेचर में हमको लगता है सबसे ज़्यादा स्पीड जो यहाँ पे है वो लाइट का ही स्पीड है। लाइट से स्पीड ज़्यादा स्पीड हमको नहीं लगता है किसी चीज़ का होगा, कोई भी मिसाइल या फिर किसी भी चीज़ का होगा। तो अब देखेंगे जैसे सैटेलाइट का भी उतना मतलब स्पीड नहीं रहता, जो रोटेट करता रहता है अंतरिक्ष में। तो सबसे ज़्यादा स्पीड हमको लगता है लाइट का ही है। अब जैसे गैलीलियो ने सबसे पहले ट्राई किया था लाइट की स्पीड निकालने का, लेकिन वो फेल हो गए थे, सक्सेस नहीं हुए थे, असफल रह गए। फिर रोमर ने सबसे पहले स्पीड निकाले थे लाइट का, लेकिन वो अप्रॉक्स में मतलब निकाले थे, जो लगभग वैल्यू निकाल लिए थे रोमर ने। लेकिन जो अभी मॉडर्न स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो वाला लाइट फिजियो जो डिराइव किए थे मॉडर्न स्पीड ऑफ लाइट, यही मॉडर्न स्पीड ऑफ लाइट फिजियो के द्वारा ही दिया गया है, डिराइव किया गया। अब फिर जैसे देखेंगे रिफ्रैक्शन जो होता है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर होता है तो कैसे होता है, और डेंसर से अगर रेयर मीडियम में होगा तो फिर क्या होगा। तो इसका एक ट्रिक है, जैसे डॉक्टर से सब दूर भागता है, तो डेंसर से अगर रेयर मीडियम में होता है, DR हो गया डॉक्टर, तो डेंसर से अगर रेयर मीडियम में होता है तो डॉक्टर से सब दूर भागता है, इसलिए इसका जो रिफ्रैक्शन होगा वो थोड़ा दूर होगा। और रेयरर और डेंसर जैसे हो गया, तो रेयरर और डेंसर में रेयरली मतलब दुर्लभ होता है रेयरर तो दुर्लभ से क्या मिलती है, अभी अच्छी मतलब ये कह सकते हैं कि अच्छी और सुंदर लड़की जो मिलती है वो जो स्वभाव से भी सुंदर हो वो रेयरर मिलती है। तो उससे क्या होगा, तो उससे लोग क्लोज होना चाहते हैं मतलब एक एग्जांपल ही है, कॉमेडी टाइप का है ये। तो उसमें क्या होगा, तो ये जैसे हो गया, तो ये क्लोज में इमेज नॉर्मल के क्लोजली ये रिफ्लेक्शन हुआ है, इसका रिफ्लेक्शन जो है ये नॉर्मल के क्लोज हुआ है, और यहाँ पे क्या है, दूर हुआ है। और ऐसे डेंसर का मतलब हो गया जो मास पर वॉल्यूम होता है, तो कितना मास है, जैसे एक मैच बॉक्स है तो मैच बॉक्स में कितना मैच स्टिक है, तो जितना ज़्यादा मैच स्टिक होगा उतना ज़्यादा वो डेंस रहेगा, तो उसे डेंसर कहते हैं। तो इस तरह से जैसे ये रेयर मीडियम हुआ तो यहाँ पे खुला सरफेस हो गया, और डेंसर मीडियम में बहुत ज़्यादा मतलब मास है, क्राउडली जगह कह सकते हैं, भीड़ वाला, तो इसमें दुबक के आदमी पीछे से नीचे से इधर से निकल जाता है साइड से, और जहाँ खाली जगह रहता है वहाँ पे एकदम खाली में कहीं भी घूम सकता है, मतलब दूर दूर जाता है आदमी। तो ये भी एक तरीका है याद रखने का। और फिर जैसे डिफ्रैक्शन हुआ तो रेयर मीडियम, जैसे एयर हो गया रेयर मीडियम, और वाटर हो गया डेंसर मीडियम, जैसा पीछे हम देखे थे। और अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में आता है तो वो क्लोजली नॉर्मल के क्लोजली रिफ्लेक्ट होता है लाइट। अगर डेंसर से रेयरर मीडियम में जाता है तो वो दूर पे रिफ्लेक्ट होता है लाइट, तो लाइट का रिफ्लेक्शन दूर पे होता है, दूरी पे होता है। तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से, लेकिन इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो लेसर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो इसमें ऐसे जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन का यही सबसे अच्छा तरीका है कि डॉक्टर से दूर भागते हैं लोग, तो डेंसर से अगर रेयर मीडियम में जाता है तो वो
डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है तो वो दूर में रिफ्लेक्ट होता है। तो फिर आगे हम देखेंगे जैसे यहाँ पे है व्हेन लाइट इंटर्स इनटू फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट, तब हाँ अब जैसे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र हुआ, तो ये एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जब आया तो उसका क्या नहीं बदलता है, इसका वेवलेंथ भी बदल जाता है, स्पीड भी बदल जाता है, लेकिन क्या नहीं बदलता है वो हमें अगर पूछा जाए तो फ्रीक्वेंसी इसका चेंज नहीं होता है। तो अगर ये दूसरे मीडियम से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो इसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है और इसका कलर चेंज नहीं होता है। अगर रेड कलर है तो वो रेड कलर ही रहेगा, तो इसका कलर भी चेंज नहीं होता है। अब लॉज क्या है रिफ्रैक्शन का, तो रिफ्रैक्शन का एक लॉ है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे सब एक ही प्लेन पे होगा। अब कैसे एक प्लेन पे होगा तो ये भी देख लेते हैं। जैसे ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है और बीच में ये नॉर्मल हो गया, तो ये तीनों जो है एक ही प्लेन पे, यहाँ पे ये एक ही प्लेन पे है, ये एक ही प्लेन जो है उसी पे है। तो अब दूसरा जो इसका नियम है वो स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ में क्या हो जाता है, तो साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब ये आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इक्वल टू म्यू होता है। म्यू क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं होता है, तो फिर इसको म्यू कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो इस पर अगर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जर्मेनियम के रिस्पेक्ट में अगर हमको निकालने के लिए कहा जाए तो फिर वो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले तो ये वैल्यू याद करना पड़ेगा। जैसे वैक्यूम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो वो वैक्यूम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के बराबर हो जाता है। एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू है वो 1.003 है और वाटर में 4/3 है, मतलब 1.33 है। ग्लास में 1.5 है और डायमंड का 2.42 होता है, सिलिकॉन का 3.9 होता है और जर्मेनियम का 4 होता है। तो ये सब हमको वैल्यू याद करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में दिया है, अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अगर क्वेश्चन में दिया है तब तो कोई बात नहीं है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू नहीं दिया है तो ये वाला वैल्यू जो हमें याद रहेगा वो यूज़ करेंगे। अब जैसे हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया था, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का पूछा गया था, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम देख रहे हैं 2.42 होता है, तो 2.42 हो गया। और किसके रिस्पेक्ट में, तो जर्मेनियम के रिस्पेक्ट में, तो जर्मेनियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 है, तो 4 हो गया। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो 100 हो जाएगा नीचे और इसका वैल्यू ये हो जाएगा, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ये आ गया फाइनली। अब हम जैसे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, तो फाइंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो अगर ये जितना भी वैल्यू है ये सब वैक्यूम में ही सब सारा वैल्यू लिखा गया है। तो अगर किसी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो वही सेम हो जाता है। अगर जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 1.33 किसका है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर का है, और अपॉन लिखेंगे वैक्यूम का तो नीचे 1 ही होता है, तो इसका जो सेम वैल्यू रह जाता है 1.33 ही रह जाता है। फिर जैसे फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। अगर ग्लास के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछा जाता है तो वाटर का कितना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.33 है, और फिर ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 है। तो अगर इसका 1.33 को हम 4/3 लिख सकते हैं और 1.5 को मतलब 3/2 लिख सकते हैं, तो नीचे 3 और ये 2/3 हो जाएगा, क्योंकि इसका 1.33 अपॉन अगर हम 3/2 करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 8/9। अब हम जैसे देखेंगे दूसरा जो इसी तरह से जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दूसरा जो रिफ्रैक्टिव मीडियम होता है उसके रिस्पेक्ट, मतलब पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं। तो इसी तरह से स्नेल्स लॉ का एक और फार्मूला हो जाता है, जैसे उसी को इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, जैसे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। और फिर ये साइन आई तो हो गया इंसिडेंस का और ये रिफ्रैक्शन का हो गया। अब जैसे देखेंगे स्पीड, लाइट का जो स्पीड है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कैसा होता है, सॉलिड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तो उसका एक फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट का, सी इज इक्वल टू म्यू इंटू वी हो जाता है। तो म्यू तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये तो सी जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में, और वी क्या होता है, तो वी होगा लाइट का स्पीड किसी मीडियम में, जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया, उस मीडियम में। तो फिर जैसे रिफ्रैक्टिव, अब इस पर भी क्वेश्चन बनता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है किसी ग्लास का 1.5, तो म्यू हमारा क्या मिल गया, 1.5 मिल गया। अब जैसे स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में निकालना है, तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा, तो भी इसका ग्लास में हमको पता है भी कितना, भी हमको निकालना है, तो ग्लास में इसका स्पीड कितना होगा वो देखेंगे। जैसे स्पीड ऑफ लाइट हमको 3 × 10⁸ पता है और 1.5 दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो ये फार्मूला से हमको वी जी निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम वी जी निकाल लिए, 3 × 10⁸ इंटू 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, तो ये 2 इधर चला जाएगा और ये 3 से 3 कट जाएगा, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो गया। अब इसी तरह से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जैसे फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ लाइट वाटर में कैसे निकलेगा, तो सी बराबर म्यू वी, ये फार्मूला लगाएंगे। म्यू का वैल्यू मतलब म्यू मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो जाता है, म्यू का वैल्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का वैल्यू वाटर में कितना होता है, 4/3 होता है, तो ये 4/3 हम यहाँ पे रख के फिर इसका स्पीड निकाला जा सकता है दूसरे मीडियम में।
वाटर में इसका स्पीड निकाला जाता है। तो फिर v 4/3 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो गया 9/4, तो ये वाला वैल्यू आ गया। अब जैसे देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे बाल्टी में कोई पानी भरा हुआ है, बाल्टी में पानी ये हमको बाल्टी, इसका एक्चुअल जो डेप्थ है वो d है, लेकिन हमें दिखता है कि ये कहीं पे यहाँ पे इमेज इसका हाइट जो है घट के थोड़ा यहाँ पे दिखता रहता है। ये ऐसा क्यों होता है? तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो हो गया तो यहाँ से क्या होगा, एक रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होके यहाँ आया और फिर ये मीडियम चेंज करके इधर को चला जाता है। इसी प्रकार ऐसे यहाँ भी होता है। और बीच में जैसे नॉर्मल है, बीच में जैसे नॉर्मल रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है, हमें जैसे यहाँ से देख रहे हैं, तो ये मेरा आँख हो गया, तो यहाँ से हम अगर इसमें देख रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो है लाइट, ये सीधा यहाँ पे फॉर्म होता होगा। जैसे ये जो लाइट है ये सीधा यहाँ पे चलता आता होगा, ये जो है यहाँ पे आ रहा है, ये हम देखते हैं कि ये सीधा यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है। जैसे इस साइड देखते हैं तो यहाँ से हम अगर देख रहे हैं तो हमें लगता है कि ये जो लाइट है ये सीधा यहाँ पे, इसका यही हाइट है, इतना ही हाइट है। और ये यहाँ का जो भी पार्टिकल होगा, यहाँ पे जो भी वस्तु रखा है वो हमें सब यहाँ दिखेगा। क्यों होता है ऐसा? तो ये तो दूर चला जाता है डिफ्रेक्ट होकर के, लेकिन यहाँ से हम देखते हैं तो इसका जो स्पीड है वो इस तरह से हमें इसका हाइट नज़र आता है, इस तरह से यहाँ पे। तो इसको हम इसे हम अपेरेंट हाइट कहेंगे या अपेरेंट डेप्थ कहेंगे। अपेरेंट डेप्थ हो गया ये, और ये एक्चुअल डेप्थ है। तो इसमें अगर निकालने के लिए बोल दिया जाता है कि अपेरेंट डेप्थ कितना होगा किसी बाल्टी का, तो अपेरेंट डेप्थ हो जाता है, जो एक्चुअल डेप्थ होता है वो डिवाइड में हो जाता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब जैसे इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। अब जैसे अपारेंट डेप्थ ऑफ बकेट, किसी बकेट का अपारेंट डेप्थ हमको निकालना है, मतलब ये वाला वैल्यू निकालना है, जबकि उसका एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है, एक्चुअल डेप्थ 16 मीटर। और वाटर में निकालना है, तो वाटर में हमको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 4/3 होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो d/μ वाला फार्मूला लगा देंगे, फिर d दिया हुआ है 16 और म्यू का वैल्यू हो जाएगा 4/3, तो यहाँ से d डैश हमारा आ गया 12 मीटर। तो ये जो हमें इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे होता, मतलब इसका जो मतलब अपारेंट डेप्थ है वो यहाँ पे लगेगा, लेकिन इसका जो एक्चुअल डेप्थ रहता है वो यहाँ रहता है, इतना रहता है। तो ये अब हम निकाल सकते हैं इसका। अब इसी के बेस्ड पे एक क्वेश्चन, जैसे इस पे बेस्ड पे एक क्वेश्चन ग्रुप डी में भी आया था। तो ये देखेंगे, जैसे अपारेंट डेप्थ हमको निकालना है। अपारेंट डेप्थ जैसे बर्ड से मछली का जो अपारेंट डेप्थ यहाँ पे बनेगा, उसके बीच का दूरी कितना है वो हमको निकालना है। तो अब जैसे बर्ड 100 मीटर की दूरी पे है, ऊपर उड़ रही है। अब नीचे जो है ये फिश यहाँ पे है जल में, ये जल को इस तरह से दिखाया गया है। तो जल में ये फिश यहाँ पे है, और कितने नीचे नीचे है एक्चुअल जो इसका डेप्थ है वो 40 मीटर डेप्थ है, एक्चुअल डेप्थ इसका। लेकिन इसका जो अपारेंट डेप्थ फॉर्मेशन होगा ये थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। तो ऊपर दिखेगा तो मतलब यहाँ दिखेगा। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है d/d/μ, पहले d डैश निकाल लेंगे। तो कितना अपारेंट इसका डेप्थ है वो पहले निकालेंगे। तो अपारेंट डेप्थ निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दिए ये। तो इसमें d क्या दिया हुआ है, तो अपारेंट डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ जो दिया हुआ है वो 40 दिया हुआ है, और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है वाटर का 4/3। तो इस तरह से 30 मीटर आ गया। तो 30 मीटर ये आ गया। तो जैसे ये 40 दिया हुआ है, 40/4, तो 30 मीटर आ गया। तो ये 30 मीटर होगा, ये 27 मीटर नहीं होगा, ये 30 मीटर होगा। और 30 मीटर की दूरी पे ये अपारेंट डेप्थ इसका नज़र आता है। तो इसमें टोटल डेप्थ कितना हो जाएगा, 100 ये हो गया और 30 ये हो गया। तो 130 मीटर का दूरी ये अपारेंट डेप्थ, मतलब एक्चुअल जो है उसका आंसर ये हो जाएगा। अब जैसे अपारेंट डेप्थ बिटवीन फिश और बर्ड का जो अपारेंट डेप्थ था वो हमें नज़र आएगा यहाँ पे। ये अपारेंट डेप्थ यहाँ से यहाँ तक जो है हमें 130 निकल गया। अभी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये वाला क्वेश्चन आया था ग्रुप डी। अपारेंट डेप्थ फिश और बर्ड के बीच में निकालना था। तो बर्ड जो है x मीटर की दूरी पे था, और इसका जो मछली है वो y मीटर की एक्चुअल डेप्थ में था। तो इसमें जैसे हम क्या किए थे, तो पहले इसका अपारेंट डेप्थ निकाले थे। अपारेंट डेप्थ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्चुअल डेप्थ जो है y, इसको हम डिवाइड किए थे म्यू से, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो x इस मतलब ये क्या हो गया, तो ये जैसे है अपारेंट डेप्थ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसका जो एक्चुअल होता है ये y एक्चुअल डेप्थ है, और y/ ये म्यू करना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करना पड़ेगा। तो और प्लस में फिर x करना पड़ता है। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। तो ये भी आंसर इसमें गलत लिखा हुआ है शायद, हाँ ये गलत लिखा हुआ है, इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन में क्या आएगा, तो x+y/μ हो जाएगा इसका आंसर, x+y/μ। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर भी नहीं होगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा x+y/μ।
तो ये आंसर होगा इसका। ठीक है, अब जैसे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जैसे अपारेंट हाइट अगर निकालने के लिए बोल दिया जाए, ये तो अपारेंट डेप्थ था। अब अगर मछली बर्ड को देखना चाहे तो मछली को कितना ऊंचा बर्ड दिखेगा, तो थोड़ा सा मछली को ऊंचा बर्ड दिखेगा, जो एक्चुअल हाइट होता है उससे थोड़ा ऊंचा बर्ड, उसका बर्ड का हाइट दिखेगा, कितने दूरी पे है वो दूरी थोड़ा ऊंचा दिखता है। तो जैसे अपारेंट हाइट का एच डैश का जो है ये एच डैश हो गया, तो एच डैश का जो फॉर्मूला हो जाता है वो h इंटू म्यू हो जाता है, मतलब जो हाइट दिया हुआ है ये इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब जैसे इसका हाइट 100 मीटर दिया हुआ है बर्ड का, तो ये 100 मीटर हो गया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाता है वाटर का, तो 4/3 हो जाता है, तो 133.33 आया। और इसका जो एक्चुअल डेप्थ है वो 40 है, तो वो प्लस कर देंगे तो 173.33 होगा। तो इस तरह से ये होता है। आपको समझ में आया होगा। मैं करता हूँ यही। अब ये जैसे देखता हूँ, जैसे ये बहुत आसान है एक्चुअली, आप अगर समझ में नहीं आया तो फिर दोबारा भी देख सकते हैं। तो फिर फाइंड अपारेंट हाइट, अब यहाँ पे फिर अपारेंट हाइट निकालना है, तो अपारेंट हाइट कहीं यहाँ पे होगा, जैसे ये थोड़ा सा ऊंचे अपारेंट हाइट होगा। अब यहाँ पे अपारेंट हाइट हो गया, अब ये दूरी कितना होगा, तो पहले तो ये जो दूरी दिया हुआ है बर्ड का, उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्लस में वाई कर देते हैं, तो ये वाला जो यहाँ पे ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। तो वाई प्लस म्यू एक्स ये सेकेंड ऑप्शन है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब जैसे देखेंगे अपारेंट हाइट बकेट का कितना होगा। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे इसका, तो अपारेंट हाइट जैसे ये हमको निकालना है, अपारेंट हाइट बकेट का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये एक्चुअल हाइट हमको निकालना है। तो अपारेंट हाइट जैसे दिया हुआ है 60 मीटर, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो वाटर का मुझे पता है 4/3 होता है, और इसका फॉर्मूला हम लगा देंगे डी डैश बराबर डी अपन म्यू, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो डी डैश इंटू म्यू हो जाएगा डी का, ये मतलब ये इधर आ जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, डी इज इक्वल टू हो जाएगा डी डैश इंटू म्यू। तो डी डैश का वैल्यू दिया हुआ है 60 और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 4/3, तो अगर इसको काटेंगे तो 80 मीटर हो जाएगा इसका एक्चुअल डेप्थ, और इसका जो अपारेंट डेप्थ था वो 60 मीटर था। तो थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।